नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राफेल लड़ाकू विमान खरीद को वायुसेना प्रमुख ने ठहराया जायज। कहा, विरोधी देशों से मुकाबले के लिए वायुसेना की क्षमता बढ़ाना जरूरी। राफेल विमान और S-400 मिसाइल सिस्टम से बढ़ेगी ताकत। प्रधानमंत्री की देशवासियों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होने की अपील। कहा, बीते 4 साल में देश में बने 8.5 करोड़ शौचालय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष की औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निजी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में धमाका। 6 मजदूरों की मौत, 2 की हालत नाजुक। बॉयलर की मरम्मत के दौरान हुआ विस्फोट। अमेरिका में पूर्वी तटीय हिस्से में तूफान फ्लोरेंस का बढ़ा खतरा। 10 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश। उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में आपात स्थिति की घोषणा। और सैफ कप के सेमीफाइनल में मौजूदा विजेता भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। ढाका में दोनों टीमों की भिड़ंत आज। टीम इंडिया की नजर 8वीं बार खिताब जीतने पर। दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल और मालदीव की टीमें होंगी आमने सामने। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का समर्थन किया है। BS धनोआ ने कहा है कि किसी भी देश को उस तरह के गंभीर खतरे का सामना नहीं करना पड़ रहा जैसा भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। चीन वायुसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए राफेल विमान और S-400 मिसाइल खरीद रही है। Our neighbors are not sitting idle. Pakistan has upgraded F-16 and made them 4.5 generation as far as avionics electronics goes, and inducting JF-17 in large numbers. China is rapidly replacing its old fighters, its 4th generation fighter, and developing the 5th generation fighter, which is likely to be deployed very soon. Since our neighbors have replaced their 2nd and 3rd generation aircraft, modern aircraft, we also have to upgrade equally. Secondly, we need numbers to carry out full spectrum operations. Also, to absorb attrition. If we have to do only air defense, then obviously we can do with much lesser number of aircraft. We have to match the force level of our adversaries. By providing the Rafale and the S-400, the government is strengthening the Indian Air Force to counter the shortfalls of our depleting numbers. 16 से 29 सितंबर के बीच उत्तराखंड में भारत और अमेरिका की सेना संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास करेंगे। उत्तराखंड के चौबटिया में दोनों देशों के बीच ये 14वां संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी और भारतीय सेना एक साथ मिलकर पर्वतीय जटिल परिस्थितियों में काउंटर इमरजेंसी और काउंटर आतंकवाद के साथ लड़ने का अभ्यास करेंगी। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना की करीब 350 सैन्य कर्मियों की एक टुकड़ी और इतनी सैन्य कर्मियों की एक टुकड़ी भारतीय सेना के गरुण डिवीजन की ओर से भाग लेगी। संयुक्त युद्धाभ्यास के माध्यम से दोनों देश रणनीतिक, तकनीकी कार्रवाई और ऑपरेशनल अनुभवों को साझा करेंगे। संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों के जरिए आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त ऑपरेशन के प्रदर्शन के साथ होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने आज नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। PTI के मुताबिक आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है और किसानों के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। पंचानन, लगातार सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय दुगनी की जाए और इससे पहले खरीफ की 14 फसलों का भी MSP बढ़ाया गया था। फिलहाल आज के फैसले में क्या खास है? देखिए, ये आज जो कैबिनेट सूत्रों के हवाले से जो अभी तक खबर है उसमें ये कहा गया है कि किसानों की जो दिक्कतें होती हैं फसल को जिनकी जो बेचा जाता है और जो सरकार FCI और एजेंसियों के माध्यम से फसलों की खरीद करती है, तो फसलों की खरीद को आसान बनाया गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए जाता है तो उसको कई सारे डॉक्यूमेंट्स या कई सारी फॉर्मेलिटीज
को काट कर उसको कम किया गया है और बहुत कम डॉक्यूमेंट या बहुत कम चीजों के आधार पर उसकी फसलों को खरीदा जाएगा और इसका सीधा असर ये होगा कि किसान बिना ज्यादा मुश्किलों के, बिना किसी मुश्किल के अपनी फसल को जो है बेच सकेंगे, जो कि पहले एक बड़ा हर्डल माना जाता था और किसानों को अपने फसलों को बेचने में दिक्कत आती थी। और ये देखिए कदम ये निश्चित तौर पर जुड़ा हुआ है सरकार के उस कदम से जहां पर ये जो फसलों की जो कॉस्ट है उससे 1.5 गुना दाम सरकार ने देने की बात कही थी और उसको वो पॉलिसी अप्रूव हो गई थी। उसका फायदा किसानों को मिलना जो है शुरू हो रहा है। तो उस दिशा में भी ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि सरकार की लगातार ये कोशिश है कि किसानों को अगर दिक्कत आ रही है अगर उनकी फसल के बिकने में, तो ये कहीं ना कहीं उसको भी इफेक्ट कर सकता है जहां उनको 1.5 गुना कीमत मिलने की बात हो। तो ये उसको आसान बनाया गया है। कैबिनेट ने उस पर एक फैसला लिया है। हालांकि अभी 3 बजे के आसपास कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर माना जाए कि किसानों के हित में जो सरकार जो कदम उठा रही है उसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। फिर से बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंजनन आपका। तो सूत्रों के हवाले से अभी खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट ने नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी है ताकि जो किसानों से फसल खरीदी जाती थी उसके लिए तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा जटिल ना हो, आसान हो, ताकि आसान जरिए से नई खरीद नीति के जरिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष की औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत मिशन के 4 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट करके स्वच्छ भारत आंदोलन में काम करने वाले लोगों के योगदान की सराहना की और वीडियो संदेश में पिछले 4 साल में स्वच्छता अभियान की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल में 8.5 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुए हैं और आज 90% भारतीयों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। ये हमारे नागरिकों के आशीष, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में देश में 8.5 करोड़, आंकड़ा छोटा नहीं है, 8.5 करोड़ शौचालय बनकर के तैयार हो गए। आज 90% भारतीयों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2014 के पहले सिर्फ 40% भारतीयों के पास ही टॉयलेट था। देश के करोड़ों करोड़ समर्पित स्वच्छाग्रहियों का ही यह पुण्य प्रताप है कि आज भारत के 4.25 लाख से भी अधिक गांव, 430 जिले, 2800 नगर, शहर और कस्बे और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री ODF घोषित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये एक शानदार तरीका है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इस आंदोलन का हिस्सा बने और स्वच्छ भारत बनाने के प्रयासों को मजबूत करें। मैं सभी देशवासियों को आह्वान करता हूं, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के युवा, NSS, NCC, नेहरू युवा केंद्र, ये हमारे सभी युवा, माताएं, बहनें, हाउसिंग सोसाइटियां, स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी, देश की जानी मानी सभी हस्तियां, मीडिया ग्रुप्स, हर कोई अभी से योजना बनाए। कहां सफाई करेंगे, उसके लिए औरों को कैसे जोड़ेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों में आत्मविश्वास भरने का काम कर रही है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए भाषण के 125 साल पूरा होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने लोगों को मिलजुल कर रहने और सबको स्वीकार करने के स्वामी विवेकानंद के मंत्र पर चलने की सलाह दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए भाषण की 125वीं सालगिरह के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। ये कार्यक्रम कोयम्बटूर स्थित श्री रामकृष्ण मठ की ओर से आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के मुताबिक स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि बुराइयां हर युग में रहती हैं, लेकिन हमें उनसे पार पाना होगा। उन्होंने लोगों से सहिष्णुता और सबको स्वीकार करने के स्वामी विवेकानंद के मंत्र पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब जब भारतीय समाज विभाजित हुआ है, देश पर आपदा आई है। Have to remember that despite all the resources at our disposal, whenever Indian society has been divided, whenever there have been internal conflicts, external enemies have taken advantage. प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वामी विवेकानंद के संदेशों का सार है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराया। उन्होंने वैदिक दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री के मुताबिक विदेशी शासकों के काल में भारतीयों का आत्मविश्वास खत्म हो गया था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने लोगों में फिर से आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार स्वामी विवेकानंद के संदेशों के मुताबिक गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है। We are working hard to increase the self-confidence of the poor, the deprived, and the underprivileged. The impact of this can be seen in the confidence of our young people and our daughters. 125 साल पहले 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने बेहद चर्चित भाषण दिया था। इस भाषण के बाद भारत को देखने का पश्चिमी देशों का नजरिया बदल गया था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व और भाईचारे के भारतीय दर्शन से दुनिया को परिचित कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर की पंजीकृत आंगनबाड़ियों में करीब 1 करोड़ फर्जी लाभार्थियों का पता चला और उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कल ये बात कही है। देश भर में करीब 14 लाख आंगनबाड़ियां और 10 करोड़ लाभार्थी हैं। मेनका गांधी ने कहा कि फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना और उनका नाम हटाना अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मंत्रालय 1 करोड़ फर्जी लाभार्थियों का ब्यौरा एकत्र कर रहा है। पिछले महीने मेनका गांधी ने कहा था कि असम की पंजीकृत आंगनबाड़ियों में करीब 14 लाख बच्चों के नाम फर्जी पाए गए। मेनका गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यबल का मनोबल बढ़ेगा और कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी। We started identifying the needs. So the first one we did was to increase the money available for the food, which was a measly 6 rupees a day. The second one was to identify all the fake beneficiaries so that more money was available in the system. The Anganwadis had no incentives. So first what we did was we gave them uniforms, we gave them insurance, we gave them a promotion system. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया है कि खास तौर से राजनेताओं से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए 11 राज्यों ने 12 विशेष अदालतों के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये जानकारी दी। दिल्ली में 2, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 विशेष अदालत गठित की गई है। इनमें से 6 सत्र न्यायालय और 5 मजिस्ट्रेट स्तर की अदालतें हैं, जबकि तमिलनाडु में गठित विशेष अदालत के दर्जे के बारे में नहीं बताया गया है। कानून मंत्रालय ने बताया कि नेताओं से जुड़े 1233 मुकदमे इन विशेष अदालतों में भेजे गए हैं और 136 मुकदमों का निपटारा हो चुका है, जबकि 1097 मामले अभी लंबित हैं। जिन राज्यों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 65 से कम आपराधिक मुकदमे हैं, वहां इन केसों की सामान्य अदालतों में ही फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई की जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार सॉफ्टवेयर की कथित तौर पर हैकिंग की खबरों को सिरे से खारिज किया है। मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी करके UIDAI ने कहा कि सोशल और ऑनलाइन मीडिया में आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर के कथित तौर पर हैक किए जाने की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। प्राधिकरण के मुताबिक रिपोर्ट में किए जा रहे दावे आधारहीन हैं और डेटाबेस में सेंधमारी संभव नहीं है।
UIDAI ने कहा कि कुछ निजी हितों के कारण जानबूझकर लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है। प्राधिकरण का कहना है कि आधार जारी करने से पहले व्यक्ति की सभी बायोमेट्रिक 10 उंगलियों और दोनों आंख का मिलान सभी आधार धारक के बायोमेट्रिक से करता है। प्राधिकरण ने भरोसा दिलाया है कि उसकी ओर से सूचनाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि जब तक संबंधित व्यक्ति खुद अपना बायोमेट्रिक नहीं देता है, कोई भी ऑपरेटर ना तो आधार बना सकता है और ना ही अपडेट कर सकता है। बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाली बिजली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को बैंकों से इस मामले में यथास्थिति बहाल रखने और बिजली कंपनियों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू नहीं करने को कहा है। जस्टिस आरिफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने बैंकों से नवंबर तक दिवालिया मुकदमा दायर नहीं करने को कहा है। साथ ही विभिन्न हाई कोर्ट में इससे संबंधित 12 लंबित मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने के लिए भी सहमत हो गया। RBI ने 12 फरवरी 2018 को दिशा निर्देश दिया था कि जो भी कंपनी 180 दिनों तक कर्ज नहीं चुकाती है, उनके खिलाफ नए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि 27 अगस्त तक समाधान नहीं निकलने पर NPA खातों को बैंक्रप्सी कोड भेजा जाना चाहिए। इन कंपनियों पर बैंकों का करीब 1,77,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आज सुबह एक निजी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मजदूर अभी तक लापता है। यह धमाका उस वक्त हुआ जब बॉयलर की मरम्मत का काम चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बॉयलर बीते कई दिनों से खराब था। देश के कई इलाकों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में महसूस किए गए। असम के कुछ हिस्सों में रिक्टर पैमाने पर 5.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र असम का ही कोकराझार रहा। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों सर्बिया, रोमानिया और माल्टा की यात्रा पर 14 सितंबर को रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति सर्बिया जाएंगे। इसके बाद वो रोमानिया और माल्टा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन देशों के साथ कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर वो अपने समकक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। साथ ही इन देशों की संसद को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका में पूर्वी तटीय हिस्से में फ्लोरेंस तूफान का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका में पूर्वी तटीय हिस्से में फ्लोरेंस तूफान आने की आशंका के मद्देनजर 10 लाख लोगों से इलाके को छोड़ने के लिए कहा गया है। श्रेणी 4 के शक्तिशाली तूफान के साथ 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। फ्लोरेंस पूर्वी समुद्री तट की तरफ जाने के लिए सबसे मजबूत तूफानों में से एक है। ज्यादातर यूरोपीय संघ के देश वायु गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं। यूरोप की एक नियामक संस्था यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर रोज 1000 से ज्यादा यूरोप के लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। सड़क हादसों में मरने वालों की तुलना में ये 10 गुना ज्यादा है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स यानी ECA ने कहा है कि बुल्गारिया और दूसरे पूर्वी यूरोपीय देशों में स्वास्थ्य पर प्रदूषण का खतरनाक प्रभाव चीन और भारत जैसे एशियाई देशों से भी बदतर है। रिपोर्ट तैयार करने वाली लग्जमबर्ग स्थित ECA के सदस्य के मुताबिक वायु प्रदूषण यूरोपीय संघ में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरण जोखिम है। रिपोर्ट में ब्लॉक में सालाना 4 लाख समय पूर्व मौतों के लिए सूक्ष्म कणों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ग्राउंड लेवल ओजोन के उच्च स्तर को जिम्मेदार ठहराया गया है। और अब खबरें खेल जगत से।
भारतीय फुटबॉल टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ सैफ कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। सेमीफाइनल मुकाबला आज ढाका में खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने और 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत ने श्रीलंका और मालदीव के खिलाफ जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान ने भूटान और नेपाल को शिकस्त दी, लेकिन बांग्लादेश के हाथों उसे हार मिली। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल और मालदीव की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं क्रिकेट में आईसीसी महिला चैंपियनशिप में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 73 रनों की पारी खेली। साथ ही मानसी जोशी ने 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए और जीत में अहम योगदान दिया। गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत हासिल करते ही भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। और अब बात जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय जापान ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने सयाका ताकाहाशी पर 21-17, 7-21, 21-13 से जीत दर्ज की। अगले दौर में सिंधु का मुकाबला चीन की फांग जी गाओ से होगा। वहीं पुरुष एकल में एचएस प्रणय ने एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता इंडोनेशिया की जोनाथन क्रिस्टी को पहले दौर में 21-18, 21-17 से हराया। दूसरे दौर में प्रणय का मुकाबला इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका से होगा। इसके अलावा किदाम्बी श्रीकांत चीन के युशियांग हुआंग को 21-13, 21-15 से शिकस्त देकर अगले दौर में पहुंच गए हैं और अब श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के विंसेंट वोंग विंग से होगा। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आखिर में एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।